हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उन दोनों ही क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद 9 PM पे उन दोनों क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद मॉडल आंसर्स भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, अपने आंसर्स को आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, उसका नाम क्या है? प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन, इसमें आपको अपलोड करने हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं GS 3 से। एक क्वेश्चन इकोनॉमी से है और दूसरा क्वेश्चन एग्रीकल्चर से है। 1 बाय 1 दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपके अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। और सबसे एंड में एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो पहला क्वेश्चन है ये इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। GS 3 में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर द चैलेंजेस इन डेवलपिंग वर्ल्ड क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू अपग्रेड द पोर्ट्स डिस्कस? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब फ्रेंड देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है? ताकि जो बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो भी आप तैयार कर सकें, जैसे कि रेलवेज, वो भी आपको प्रिपेयर करना होगा। देन रोड्स, एनर्जी, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है। टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन सबको आपको प्रिपेयर करना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे, उसके बाद पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं ये आपको बताने होंगे, ये आपका नेक्स्ट पार्ट होगा। देन अभी तक गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं वो आपको बताने होंगे और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे एड्रेस करने होंगे। इंट्रोडक्शन, चैलेंजेस, मेजर्स, कुछ सोल्यूशन आप बताइए और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। 1 बाय 1 इन सभी को अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन पूछा गया है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो इसी के बारे में आप कुछ इंफॉर्मेशन दे दीजिए। जैसे कि इंडिया का कोस्ट लाइन अराउंड 7,500 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। 95% इंडिया का ट्रेड बाय वॉल्यूम यहीं से होता है। 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू यहीं से होता है। तो ये काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इंडिया का टोटल वर्ल्ड में कितना शेयर है, ठीक है, तो वो भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा। तो इस तरह से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब देखिए पूछा क्या गया है कि क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 आपको सारे चैलेंजेस यहाँ पे बताने होंगे। सबसे पहला चैलेंज क्या है? मॉडल मिक्स। हमारे यहाँ पे रोड्स एंड रेलवेज ये डोमिनेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जबकि अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू वाटरवेज या फिर शिपिंग काफ़ी सस्ता पड़ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद भी रोड्स एंड रेलवे को काफ़ी प्रेफरेंस मिलती है। तो ये पहला चैलेंज होगा। देन ड्रॉट लेवल, जो वाटर की डेप्थ है पोर्ट्स पे वो हमारे यहाँ काफ़ी कम है और इस वजह से जो लार्ज वेसल्स होते हैं उनको हमारे पोर्ट्स हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ये आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो हमारे गवर्नमेंट पोर्ट्स हैं उनकी पुअर परफॉर्मेंस। फ्रेंड देखिए हमारे यहाँ पे 12 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, और 200 के आसपास माइनर पोर्ट्स हैं। ये जो मेजर पोर्ट्स हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, जबकि जो माइनर पोर्ट्स हैं ये होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट पोर्ट्स हैं यहाँ पे हमको काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग में काफ़ी टाइम लगता है, ओवर स्टाफिंग का इशू है,
स्किल का इशू है, फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती हैं। देन प्रोसीजरल एंड पॉलिसी रिलेटेड चैलेंजेस, जैसे कि डुअल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। ये क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेजर पोर्ट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं और जो माइनर पोर्ट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं। तो इस तरह से एक डुअल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है जिससे कन्वर्जेंस का इशू आता है। तो ये चैलेंज आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन कनेक्टिविटी टू पोर्ट्स, पोर्ट्स पे आप किस तरह से जाओगे? जो उसके हिंटरलैंड है, जो पोर्ट्स के आसपास वाला एरिया होता है, अगर वहां पे प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो फिर पोर्ट्स का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ये इशू काफी देखने को मिलता है कि पोर्ट्स के लिए कनेक्टिविटी का इशू है, इस वजह से कॉस्ट एंड डिले काफी होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड? देखिए, ये मान लीजिए ए पोर्ट है और ये बी पोर्ट है, ये इंडिया का पोर्ट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मटेरियल आना है इंडिया में। लेकिन होता क्या है, बीच में एक पोर्ट बनाया जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो पहले वेसल यहाँ से यहाँ जाएगा और उसके बाद यहाँ से इंडिया में आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मटेरियल है वो काफ़ी बड़े वेसल में आता है, जबकि इंडिया के जो पोर्ट्स हैं वो लार्ज वेसल्स को ले नहीं पाते। तो ये एक चेंजिंग पॉइंट होता है जहाँ पे कंटेनर को वेसल से उतारा जाता है और नए वेसल में शिफ्ट किया जाता है, जो छोटे वेसल होते हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है, एक तो कॉस्ट बढ़ जाएगी और डिले होता है। तो ये भी एक चैलेंज है हमारे सामने। देन प्राइवेट पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, क्योंकि देखिए फंड्स का इशू होता है, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, तो आसानी से फाइनेंस वगैरह नहीं मिलता है। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन लैंड एक्विजिशन हमेशा से इंडिया में इशू रहा है, एनवायरमेंट क्लियरेंस इतनी आसानी से नहीं मिल पाती हैं। तो ये सब चीज़ें आप चैलेंजेस में लिख सकते हो। अब अगला पार्ट क्या पूछा गया है कि क्या मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स आपके काम में आएंगे, जैसे कि सागरमाला प्रोजेक्ट, ये अभी काफ़ी न्यूज़ में है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पोर्ट लेड डेवलपमेंट इसका एक ऑब्जेक्टिव है, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और इसी में एक फीचर क्या है? कोस्टल इकोनॉमिक जोन 14 CEZ बनाए जाएंगे और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आसपास वाला एरिया है उसको इंडस्ट्रियलाइज किया जाए। देन मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट की आप बात कर सकते हो। इसका पर्पस क्या है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको कुछ इसमें इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाएंगे। वाधवान पोर्ट की आप बात कर सकते हो, अभी इसको प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है और यहाँ पे जो डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे जो हमारा हैंडलिंग है लार्ज वेसल्स की वो बढ़ेगी। देन प्रोजेक्ट उन्नति, इसका क्या पर्पज है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो एफिशिएंसी होती है, उसकी बेंचमार्किंग के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट जो मेजर्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में आप कुछ सोल्यूशंस दे दीजिए। क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? जैसे कि इंडिया में जो ड्रेजिंग मार्केट है, ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है? सी कोस्ट पे उसकी डेप्थ को बढ़ाना। ठीक है, ये जो डेप्थ होती है ना, इसको आपको बढ़ाना होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रेजिंग करना। तो इस मार्केट में काफ़ी कम प्लेयर्स ही अलाउड हैं, तो अगर इसको आप ओपन कर दोगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो जो ड्रेजिंग होगी उसको फ़ायदा होगा। देन लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये हमारे यहाँ शुरू से ही इशू होते हैं, तो इसको हमको टाइमली इसको कवर करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे वे फॉरवर्ड। आप और भी कुछ वे फॉरवर्ड यहाँ पे दे सकते हो। एंड सबसे लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए। देखिए किस तरह से कंक्लूड करोगे, आप चाहें तो कुछ सोल्यूशन दे दीजिए। आप चाहें तो जो आपने एनवायरनमेंट और लैंड क्लियरेंस पहले लिखा था उसको वहाँ पे न लिख के आप यहीं पे लिख दीजिए, तो ये भी एक अच्छा कंक्लूजन माना जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि सागरमाला हो गया, इसका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जैसे कि CEZ वगैरह की बात है तो इसका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि रेलवे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, ठीक है, इन सब के बीच में कन्वर्जेंस होना चाहिए। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि जो रेगुलेशंस हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, लेस रिजिड होनी चाहिए, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है आराम से हो जाए। ठीक है, तो ये सब आप डिफरेंट तरीके से यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ये बिलोंग करता है एग्रीकल्चर से। देखिए क्वेश्चन क्या है, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटेंसिटी and productivity of agriculture in the Indian context
एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन एंड सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ कल्टीवेशन। अब फ्रेंड्स देखिए, इस आंसर राइटिंग सेशन का पर्पस यही है कि सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, एक बार उसको आप कर लोगे ना, उसके बाद कंटेंट का तो इश्यू होता नहीं है। आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, तो विथ टाइम वो डेवलप हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि क्या आप डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले आपको बताना होगा कि एग्रीकल्चर में इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट पार्ट है। देन आपको बताना होगा प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना होगा। उसके बाद आपको इंटेंसिव कल्टीवेशन की सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये बताना होगा। देन आपको कल्टीवेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ सॉल्यूशंस बताने होंगे, और सबसे लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, और इसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यूपीएससी में। क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन करेंगे सबसे पहले, इंटेंसिटी क्या होती है वो बताएंगे, प्रोडक्टिविटी क्या होती है वो बताएंगे। पूछा गया है इंटेंसिव कल्टीवेशन की सिग्निफिकेंस, तो पहले ये तो बताओ कि इंटेंस कल्टीवेशन होता क्या है, तो सबसे पहले ये भी आप बताइए। देन इसकी सिग्निफिकेंस आप बताइए, उसके बाद कुछ मेजर्स बताइए जिससे प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके, और सबसे लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो ये तमाम सारे पार्ट्स हैं जो इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। एक 15 मार्कर है, तो ये सारे पार्ट आपको यहाँ पे एड्रेस करने होंगे। वन बाय वन सबको देखते हैं। इंट्रोडक्शन, देखिए एग्रीकल्चर में सबसे आसान सा इंट्रोडक्शन यही बनता है कि 50% हमारी वर्कफोर्स इसमें एम्प्लॉय होती है, और इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है, केवल और केवल 17%। तो इसका क्या कारण है, इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ पे पुअर इंटेंसिटी है और पुअर प्रोडक्टिविटी है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एग्रीकल्चर का जो पुअर परफॉर्मेंस है उसको लिंक कर दिया है, किससे, इंटेंसिटी से एंड प्रोडक्टिविटी के साथ। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा। अब अगला पार्ट आता है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है। फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक एग्रीकल्चर ईयर में मान लीजिए आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है। ठीक है, तो इस 1 हेक्टेयर लैंड में आप 1 ईयर में कितने नंबर ऑफ क्रॉप्स का कल्टीवेशन कर रहे हो, इसको कहा जाता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया इंटू 100। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आपको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट सोन एरिया के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जैसे कि नेट सोन एरिया क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 1 हेक्टेयर की लैंड है, और इस पूरी लैंड में आप कल्टीवेशन करते हो साल भर, तो ये आपका नेट सोन एरिया हो जाएगा 1 हेक्टेयर। लेकिन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, अगर आप इसमें मल्टीपल क्रॉप्स मल्टीपल टाइम्स रेज कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो, तो वो सब भी इसमें काउंट होगी। जैसे मान लीजिए आप इसमें 3 क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हो एक साल में, तो इसकी जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो जाएगा वो ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना हो जाएगा। तो इसलिए ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ज़्यादा होता है और जो नेट सोन एरिया है वो कम होता है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया इनटू 100 इट विल बी इक्वल टू क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब सेकेंड पार्ट क्या पूछा गया, प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि पर हेक्टेयर कितना अमाउंट आप क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब यील्ड कितनी है, इसको कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। अब फ्रेंड देखिए, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है मतलब आप ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब यील्ड ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे एक डाटा भी बता सकते हो कि इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी है और जो इंटेंसिटी है दोनों काफ़ी पुअर हैं। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला पार्ट क्या पूछा गया है कि इंटेंसिव कल्टीवेशन की सिग्निफिकेंस क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इंटेंसिव कल्टीवेशन होता क्या है। इसका मतलब क्या है कि जब आप कल्टीवेशन में लेबर, हाई यील्डिंग वेराइटीज, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, इन सब टेक्निक्स का यूज करते हो तो उसको कहा जाता है इंटेंसिव कल्टीवेशन। और इसका पर्पस क्या है, ताकि
प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाए, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए, जो हमारी इंटेंसिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन का ये मतलब होता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए काफ़ी सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है, ठीक है, तो उस पॉपुलेशन की नीड्स को कैटर करने के लिए हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर हमको परफॉर्म करना चाहिए। देन इसमें क्या होता है, क्योंकि आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग वगैरह जो चीज़ें होती है आप इनको फॉलो करते हो, इनको यूज़ करते हो। इससे क्या होता है, जो सॉइल की हेल्थ होती है वो इंप्रूव होती है। देन क्योंकि आपको इंटेंसिव एग्रीकल्चर परफॉर्म करना है, तो इसमें होगा क्या कि जो फास्ट मैच्योरिंग वेराइटीज़ होती हैं, वो वेराइटीज़ जो काफ़ी कम समय में उनकी ग्रोथ हो जाती है, उनको आप यूज़ करते हो, तो ये भी इसकी एक सिग्निफिकेंस है। देन लैंड फ्रेगमेंटेशन, विद टाइम जो हमारे यहाँ पर कैपिटा लैंड होल्डिंग है वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो किस तरह से पॉपुलेशन की नीड को कैटर किया जाए, किस तरह से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, तो आपको परफॉर्म करना होगा इंटेंसिव एग्रीकल्चर। देन इसमें आप हाई यील्ड वैरायटी यूज़ करते हो, और इससे होता क्या है कि यील्ड में इंप्रूवमेंट होता है, तो ये भी इसकी एक सिग्निफिकेंस होगी। देन इसमें आप मिक्स फार्मिंग को भी प्रमोट करते हो, मींस एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशिंग हो गया, तो इससे जो फार्मर है उसकी इनकम अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी सिग्निफिकेंस होगी जो आपको यहाँ पे लिखना होगा। देन अगला पार्ट क्या पूछा गया है कि प्रोडक्टिविटी को किस तरह से इंप्रूव किया जाए, तो यहाँ पर पूरा रोल करंट अफेयर का है, जितना चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए क्या क्या पॉइंट लिख सकते हो कि लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, सबसे पहली बात, और ये तो आप हर एक एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में लिख सकते हो। जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉपरली एजुकेट किया जाए, जो नई नई टेक्निक्स हैं उनके बारे में, नए नए फर्टिलाइजर हैं उनके बारे में, इरिगेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए हमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि नई नई जो सीड्स हैं, वैरायटी हैं, उनको डेवलप किया जा सके। एक्सटेंशन सर्विस को हमको यूज़ करना होगा, इसमें आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। सोइल हेल्थ कार्ड वगैरह को हमको यूज़ करना होगा ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। तो ये तमाम वो मेजर्स हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और इसमें आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये अच्छे से कवर होता है। इसके बाद सबसे लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप कंक्लूड कर सकते हो। आप काफ़ी सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स बता सकते हो, जैसे कि किसान सिंचाई योजना, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड, तो इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए हमें, जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज हैं उसको मजबूत करना चाहिए, ठीक है। जो प्रोडक्टिविटी है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमको फार्मर्स की इनकम डबल करनी है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा कंक्लूजन होगा। तो डिफरेंट तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। अब फ्रेंड्स ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और वो क्या है, एक लर्नर की आंसर शीट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे सबमिशन आ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, मतलब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। और फ्रेंड्स जो लोग नहीं कर रहे हैं तो मेरी उनको एडवाइस होगी कि आप भी प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आंसर रिव्यू नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको मैं ये कहूँगा कि ठीक है, केवल आंसर सबमिट मत करिए, आप किसी दूसरे बंदे का आंसर रिव्यू भी करिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि सब लोग एक दूसरे का रिव्यू कर पाएंगे। अब 1 बाय 1 इन दोनों आंसर्स को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो है पोर्ट वाला, इसमें इन्होंने शुरुआत की है, इंडिया नियरली हैज़ 10 मेजर पोर्ट्स। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन गलत है, 12 हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको लिखनी है, जो सही होनी चाहिए। यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन मत यूज करो, ठीक है, तो ये चीज़ गलत होगी। ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, ठीक है, विद अ कोस्ट लाइन एज लार्ज एज इंडिया। बाकी आपने चीज़ें सही लिखी हैं, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको करेक्ट देनी चाहिए। इसके बाद आपने लिखे हैं चैलेंजेस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना आपको फुल हेडिंग लिखनी चाहिए, ठीक है, शॉर्ट में मत लिखिए, पूरी हेडिंग लिखिए कि किस चीज़ के चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं। और ये मैंने कल और पिछले जो लेक्चर थे उसमें भी मैंने इस बारे में बात की थी। अब देखिए आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, द वेस्टर्न कोस्ट हैज़ मोर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ इट इज़ ए कोस्ट ऑफ इमरजेंसी। अब देखो यार, ये क्वेश्चन
ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरह से अननेसेसरी पॉइंट होगा क्योंकि इसकी रिलेवेंस नहीं है, तो इसको मत लिखो। सम ऑफ द मेजर पोर्ट्स लाइक कांडला पोर्ट इज ए हाई टाइड पोर्ट, शिप्स कैन एंटर एंड एग्जिट ओनली ड्यूरिंग हाई टाइड्स। अब यार देखो, ये भी एक अननेसेसरी पॉइंट है क्योंकि आप क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस नहीं कर रहे हो। जो रिलेवेंट पॉइंट है पहले उसको आप लिखो ना, आप केवल यहाँ पे पेरीफेरियल पॉइंट्स ही लिख रहे हो, तो ये चीज़ आपको एक बार ध्यान रखनी चाहिए। द निग्लेक्ट ऑन इन द एटीट्यूड ऑल्सो लीड्स टू इनसफिशियंट फंड्स। अब ये किसके एटीट्यूड की आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो सेंटेंस आपका सही होना चाहिए, ठीक है, कि किसके एटीट्यूड की आप बात करना चाह रहे हो। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, देखिए एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको पहले लिखिए, जो रिलेवेंट पॉइंट है वो आप पहले लिखिए, बाकी के पॉइंट्स को आप बाद में लिख सकते हो। तो आपको प्रायोरिटाइज करना होगा पॉइंट्स को। देन राइजिंग एनवायरमेंट मूवमेंट ऑल्सो चेक्स द स्विफ्ट प्रोसीजर्स, तो ये पॉइंट भी एक सही पॉइंट है, ठीक है। देन आपने लिखे मेजर्स, तो यहां पर भी आप फुल हेडिंग लिखिए कि किस बात के मेजर्स आप लिखना चाह रहे हैं। इनलैंड पोर्ट्स हैव बीन फोकस्ड अपॉन फॉर बेटर कार्गो मूवमेंट, सागरमाला आपने लिखा है। डिफेंस की आपने बात की है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की है। अब देखिए काफ़ी सारी डायमेंशन आपने यहाँ पे मिस कर दी है, काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है, तो ठीक है। तो कंटेंट आपको एनरिच करना होगा, काफ़ी सारे रिलेवेंट पॉइंट्स हैं जो आपने यहाँ पे मिस किए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कंटेंट पे आपको ध्यान देना चाहिए। देन आपने कंक्लूड किया है, वन हु रूल्स द ओशियंस विल रूल द वर्ल्ड। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा कंक्लूजन है, लेकिन देखिए मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है, ये एक 15 मार्कर क्वेश्चन था और आपने काफ़ी शॉर्ट में इसको लिखा है, ठीक है। तो ऐसा मत करिए, जितना स्पेस दिया है कम से कम उसको फिल तो करिए। 250 वर्ड्स लिखिए, काफ़ी शॉर्ट में आपने आंसर लिखा है, काफ़ी सारी डायमेंशन आपने मिस कर दी हैं, और जो पॉइंट्स लिखे हैं वो जनरल पॉइंट्स ज़्यादा लिखे हैं, जबकि आपको रिलेवेंट पॉइंट्स लिखने चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टॉपिक हैं, जैसे कि रोड्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, पोर्ट्स हो गया, सिविल एविएशन हो गया, तो इन सब की हेडिंग और कंक्लूजन आप पहले से तैयार कर लो। कुछ एक आध डाटा आपको याद रखना होगा, उससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 1 या 2 घंटे का काम है, और इससे होगा क्या कि अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक पे तो आप उसको अच्छे से डील कर पाओगे। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपने शुरुआत की है 50% इंडियन इकोनॉमी रिलाइज ऑन एग्रीकल्चर, सही बात है, इट इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा है इंटेंसिटी। अब देखिए इंट्रोडक्शन से जब आपने स्विच किया है इंटेंसिटी पे, तो इसमें लिंक होना चाहिए। आप बताइए कि इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ पे इंटेंसिटी भी पुअर है और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी पुअर है, ठीक है। देन आपने लिखा है इंटेंसिटी, और आपने क्या लिखा है कि इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लैंड एंड ह्यूमन कैपिटल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। अब देखिए ये आपने गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया में जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि है इसका ठीक उल्टा, ठीक है। तो थोड़ा सा कंटेंट पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा चीज़ों को, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपने काफ़ी लंबा पैराग्राफ लिखा है, तो मैं बार बार एडवाइस करता हूँ कि हेडिंग और जो बुलेट पॉइंट वाला फॉर्मेट है एटलीस्ट जीएस में उसको फॉलो करो, उससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देन आपने लिखा है प्रोडक्टिविटी के बारे में, और यहाँ पे आपने सही डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। फिर आपने यहाँ लिखा है कि इट डज नॉट होल्ड अप टू एक्सपेक्टेशन ड्यू टू द इंटेंसिव नेचर ऑफ फार्मिंग डन इन इंडिया। तो देखिए ये भी एक इनवैलिड स्टेटमेंट होगा, क्योंकि अभी इंडिया में ये काफ़ी बड़ा इशू चल रहा है, ठीक है। देन आपने लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन। पहले ये तो बताइए कि इंटेंसिव कल्टीवेशन होता क्या है, ठीक है। तो पहले आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा, उसके बाद आप बताइए सिग्निफिकेंस क्या है। आपने क्या लिखा है, इसका मतलब आपने यहाँ पे डिफाइन किया है इंटेंसिव कल्टीवेशन को, सॉरी, ठीक है, मुझे लगा आपने डिफाइन नहीं किया है, आपने यहाँ पे डिफाइन किया है अबाउट एग्रीकल्चर ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड रादर देन बिग फार्म्स। तो ये गलत डेफिनेशन आपने लिखी है, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ।
इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसको आपको सबसे पहला पॉइंट आपका नहीं होना चाहिए। क्रॉप डाइवर्सिटी होती है, ये भी एक सही पॉइंट है। देन आपने लिखा है मेजर्स टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, तो आपने काफ़ी कम पॉइंट्स लिखे हैं, ये एक 15 मार्कर है, काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए, तो थोड़ा सा कंटेंट पे वर्क करो, ठीक है। मेजर्स क्या लिखे हैं आपने? सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन होनी चाहिए, साइंटिफिक मेथड होनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न होना चाहिए, तो ये सब सही पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनमें कोई इशू नहीं है। देन आपने कंक्लूड किया है एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इवन ड्यूरिंग पैंडेमिक व्हेन अदर सेक्टर्स सफर्ड एग्रीकल्चर बोर फ्रूट्स। अब देखिए ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, लेकिन इसका पर्पज यहाँ पे क्या सर्व हो रहा है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन की डिमांड के बेसिस पे आपको कंक्लूजन लिखना होगा, आपको सोल्यूशन वगैरह यहाँ पे दे सकते थे, उसका एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता। अब फ्रेंड्स ये दोनों ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। मेरी आपको एडवाइस होगी कि ये जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है इसको आप डेली कंटिन्यू करिए, और 10 से 15 दिन में ही आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप चाहें तो डे 1 पे आपके जो आंसर्स थे उनको आप आज के आंसर्स से कंपेयर करो, आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। और फ्रेंड्स इसी तरह से डेली 1 या 2 आंसर लिख के हम काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।